टूटे थे, टूटे हैं और टूटे ही रह जाएंगे अगर पत्थरों के इस दौर में हम दर्पण बन जाएंगे। आज का टॉपिक है दर्पण। आज हम दर्पण के प्रकार, दर्पण की कुछ विशेषताएं और दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। दर्पण किसी भी चिकनी वस्तु जैसे कांच, ये कांच की समतल प्लेट है, कोई भी चिकनी वस्तु जैसे कांच के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त वस्तु दर्पण कहलाती है। अब यहां पर यह भी चिकना है, यह भी कांच का बना हुआ, इसके एक सतह को कलई करिए, दूसरा सतह परावर्तक सतह बन जाएगा, तो यह भी वस्तु दर्पण बन गई, यह भी वस्तु दर्पण बन गई। यानी कोई भी वस्तु जिसकी एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक सतह बना दिया जाए दर्पण कहलाती है। अब दर्पण के प्रकार हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। 10th की क्लास में दर्पण टॉपिक है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा इसका प्रकार है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब हम लोग पहले समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में जो पहला होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण में कांच की एक समतल प्लेट होती है, यानी कांच की एक समतल प्लेट के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त वस्तु समतल दर्पण कहलाती है। कांच की एक समतल प्लेट है, उसके एक सतह को कलई किया गया है और दूसरा सतह परावर्तक तल बन गया है, यानी प्रकाश की किरणें आएंगे, टकराएंगे और लौट जाएंगे, तो इस प्रकार प्राप्त वस्तु समतल दर्पण कहलाती है। अब समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं भी हैं, तो समतल दर्पण की विशेषताओं को देखिए। समतल दर्पण की विशेषताएं, पहला टॉपिक हम लोग ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। यानी वस्तु, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। समान का मतलब है जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। दूसरे टॉपिक को भी ध्यान रखेंगे हम लोग, ये पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। अब पार्श्व का क्या मतलब है इसे समझिए। यानी समतल दर्पण पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, बनाता है। पार्श्व का मतलब होता है कि आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो आपके राइट हैंड की जो चीजें हैं वो दर्पण में लेफ्ट हैंड में दिखती हैं, और जो लेफ्ट वाली चीजें हैं वो राइट हैंड में दिखती हैं। यानी समतल दर्पण में दाएं की चीजें, यानी दाईं ओर की चीजें बाईं ओर दिखती हैं और बाईं ओर की चीजें दाईं ओर दिखती हैं। लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। यानी दाएं में हाथ में जो रहेगा वो एक्चुअली पूरा का पूरा प्रतिबिंब घूम रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि राइट हैंड में कोई ऑब्जेक्ट लोगे तो लेफ्ट हैंड में दिखेगा, ऐसा नहीं है। आपका पूरा का पूरा शरीर, पूरा राइट हैंड ही लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट हैंड राइट में बनेगा, तो इसका पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। और भी उसकी विशेषताएं हैं दर्पण की। जैसे अगला पॉइंट है कि दर्पण से बाहर आप जितनी दूरी पर रहोगे, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी आप दर्पण से बाहर, समतल दर्पण की बात हो रही है इधर, तो समतल दर्पण के बाहर जितनी दूरी पर वस्तु रहती है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। फिर हमारा टॉपिक है चौथा कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है।
तो चार चीजें हम 4 पॉइंट्स याद रखेंगे। मैंने शुरुआत किया कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार का है, दर्पण कितने प्रकार का है। तो दर्पण के 2 प्रकार है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण की विशेषताएं हम पढ़ने लगे, समतल दर्पण की डेफिनेशन पढ़ने लगे, तो इसमें बात की जाएगी कि जब किसी कांच के समतल प्लेट के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाएगा, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा। और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी है? तो विशेषताएं है कि वस्तु जितनी बड़ी होगी उसके द्वारा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है, यानी वस्तु के समान प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, यानी लेफ्ट, जब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट वाली चीजें राइट में बनेंगी और राइट वाली लेफ्ट में बनेंगी। प्रतिबिंब जब देखोगे तो लेफ्ट वाली राइट में और राइट वाली लेफ्ट में बनेगी। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण के बाहर जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी, समतल दर्पण के अंदर वो उतनी ही दूरी पर बनेगी। और चौथा पॉइंट है सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इससे आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम लोग बात किसी करेंगे गोलीय दर्पण की। तो इसमें क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है एक, और इसको काटकर इसके किसी एक सतह को कलई कर दिया जाता है और दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाता है। तो किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक सतह को कलई करके दूसरी सतह को जब परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यहां भी सेम चीजें हैं, यहां भी ये प्रकाश ऐसे आएगा, टकरा के लौटेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पीछे पेंट किया हुआ है और ये चमकदार सतह है, कांच का है, तो दोनों ही यहां गोलीय दर्पण हो जाएंगे। अब उसमें से एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। तो जब आप दबे हुए तल को कलई करोगे, जिसके अंदर दबा हुआ तल है, उभरा हुआ तल परावर्तक तल बना दोगे, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ये पहला वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण। और जब उभरे हुए तल को कलई करके दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दोगे, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण के 2 भाग हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनकी क्या विशेषताएं हैं, अब ये थोड़ा हम लोग समझ जाते हैं कि उत्तल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, अवतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, और फिर हम लोग समझेंगे कि ये जो गोलीय दर्पण है इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी इनसे संबंधित मुख्य परिभाषाएं हैं, कुछ मुख्य बिंदु है, उसको भी समझ लेंगे। जैसे उत्तल दर्पण की बात करें, अगर उत्तल दर्पण, तो मैंने अभी बताया कि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के दबे हुए तल को यहां कलई किया गया है, दबा हुआ तल। इस पर विशेषता यह है कि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। ऐसे प्रकाश किरणें आएंगी और ये प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी। एक एकदम बीचों बीच जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जो इसके केंद्र की तरफ जा रही होंगी, वो उसी दिशा में परावर्तित होती हैं। तो इस पर, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बाकी की ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस तरह से कोई भी प्रकाश किरण जाएगी उस पर फैल जाएगी। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो इसे हम लोग, जब ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, तो इसे अपसारी प्रकृति का कहते हैं, यानी अपसारी प्रकृति कहते हैं। तो ये हुआ अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है। दूसरा है हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग को कलई किया गया है और ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। कोई प्रकाश की किरण इस पर आ रही है तो उसको एक बिंदु पर ये एकत्रित कर रहा है, फैला नहीं रहा है, एकत्रित कर रहा है। कोई भी प्रकाश किरण आ रही है तो यहाँ पे ऐसे जा रही है, इस तरफ से भी प्रकाश की किरण आ रही है, इस तरफ जा रही है। मैं सारे रूल्स बताऊंगा, मुख्य अक्ष पर बनाऊंगा, या जो भी आप अगर पहले से रूल्स जानते हो तो उसके लिए वेट करो, वहां तक पहुंचेंगे। मैं एकदम 0 लेवल से बता रहा हूँ, कोई बच्चा पहले एकदम नहीं पढ़ा हुआ है तो वो चीजें सबको समझ में आए, ये टॉपिक्स उन बच्चों को भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं अभी उस रूल्स की बात ही नहीं कर रहा हूं जो आगे आने वाले हैं। अगर आप पहले से जानते हो तो और बेहतर है, और नहीं जानते हो तो बस देखिए, एक एक चीजें करके धीरे धीरे डे टू डे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। यहां पर ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जब एकत्रित कर रही है तो ये अवतल दर्पण अभिसारी प्रकृति की हुई। दर्पण की बात हो रही है इधर, है ना, लेंस की नहीं तो अपोजिट हो जाता है। तो ये अभिसारी दर्पण है, ये प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा करने के काम आता है। जैसे आप कोई स्टडी लैंप बना रहे हो, आप अपने टेबल पर एक स्टडी लैंप रखे हुए हो, यहां से ऐसे करके, और इस लैंप से आप एक बल्ब जला रहे हो अंदर, यहां आपने एक किताब रखी हुई है,
ऐसे करके एक आपने किताब रखी हुई है। अब क्या होगा, इसमें जो आप बल्ब रखोगे इसके पीछे जो होगा, इस लैंप के पीछे जो होगा वो लगा होगा अवतल दर्पण, जैसे टॉर्च के बल्ब के पीछे लगा होता है, कार या बाइक के हेडलाइट के पीछे लगा रहता है। तो ये प्रकाश किरणें कहीं भी जाए ये आगे की तरफ लेके आती हैं, ये इनका यूज है, एक जगह इकट्ठे करने की कोशिश करती हैं। और पार्क वगैरह में जो लाइट लगाया जाता है उसके पीछे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे वो प्रकाश को फैला दे और ज्यादा क्षेत्र में उजाला रखे। तो स्टडी लैंप में ये व्यवस्था होती है कि प्रकाश एक जगह आए और किताब पर ज्यादा से ज्यादा उजाला रहे। अब हम लोग इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनको जान लेने के बाद ही हम आगे पढ़ सकते हैं, तो उन परिभाषाओं को समझेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है करिए, बाकी हम लोग जस्ट अभी करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखिए क्या परिभाषाएं हैं गोलीय दर्पण से संबंधित। देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, पहले हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ये देखिए एक खोखला कांच का गोला है और इसको काटा गया है और इसमें से ये जो एक भाग बना है, इस भाग के एक सतह को कलई किया गया है। तो ये जो ऊपर यहां से यहां तक है, इसके इस वाले सरफेस को क्या कहेंगे? परावर्तक तल। अब इसी में परावर्तक तल का एक कहीं ना कहीं मध्य बिंदु तो होगा, कहीं तो होगा मध्य बिंदु, यहां ऊपर से नीचे तक बीच में कहीं तो एक बिंदु होगा। ये बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल। तो यहां पहला टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। किस दर्पण का? गोलीय दर्पण का। तो यहां ध्रुव को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ये जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को। तो यहां गोलीय दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? P से, स्मॉल p से। ये जो मैं बता रहा हूं ये दोनों में अप्लाई होता है, यानी उत्तल और अवतल दोनों में। ये देखिए जो मैं अभी बना रहा हूं और जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो यही था। तो जब उभरा हुआ तल था तो अवतल दर्पण हो गया, अब इधर परावर्तक तल हो गया है। परावर्तक तल का कहीं तो कहीं मध्य बिंदु होगा, वही बिंदु P क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये मध्य बिंदु है अगर, तो दर्पण का ध्रुव है। यहां अगर मध्य बिंदु है तो दर्पण का ध्रुव है। दूसरे पॉइंट में हम लोग वक्रता केंद्र पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल C से। वक्रता केंद्र है। ये दर्पण कहां से लिया गया है? ये दर्पण एक खोखले कांच के गोले से काटा गया है। तो जब ये गोला हुआ करता था तो इस गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, यानी उस गोले का केंद्र जिससे ये दर्पण काटा गया हो, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जब इसे हम गोला कंप्लीट कर देंगे तो गोले का केंद्र तो होगा, तो उसी गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे यही है, इसका गोला कहीं तो पूरा होगा, गोले से ही ये दर्पण काटा गया है, तो इस गोले का भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और वही केंद्र जो है इस दर्पण के वक्रता केंद्र है। यानी वक्रता केंद्र क्या है? तो वक्रता केंद्र है उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, यानी जिससे दर्पण काटा गया होता है, ये भी कह सकते हो आप। उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया हो, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष। तीसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष
दूसरा क्या था, वक्रता केंद्र, पहला क्या था, दर्पण का ध्रुव। मुख्य अक्ष क्या है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा दर्पण का ध्रुव कहलाती है, सॉरी मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो गोला मैंने कंप्लीट किया है डॉट डॉट करके, इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आगे का पॉइंट्स में क्लियरली आपको बता सकूं। दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव, यह है दर्पण का ध्रुव और यह है वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां भी सेम चीजें हैं, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब मैं इस अक्ष का यानी इस रेखा का नाम यहां लिख देता हूं, मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष। ये P क्या है, तो पहला पॉइंट है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है ये C क्या है, तो ये दूसरे हेडिंग में हमने पढ़ा है वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में है। जैसे यहां हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया P क्या है, तो दर्पण का ध्रुव है, और ये लाइन क्या है, ये जो रेखा बनाई गई है ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अभी हमें कुछ टॉपिक और पढ़ना है, पहले मुख्य अक्ष को आप ढंग से मेरी बातें सुनकर, डेफिनेशन सुनकर नोट कर लिया करो। मुख्य अक्ष यानी दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली सरल रेखा, सरल रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। हम लोग अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में आता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। वक्रता त्रिज्या क्या है भाई, तो ये जो दर्पण का ध्रुव है इससे वक्रता केंद्र की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर दर्पण का वक्रता केंद्र है, दर्पण के ध्रुव से दर्पण की वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे किसकी दूरी, तो ध्रुव यानी P से, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पांचवा और छठवां पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके लिए मुझे वापस डायग्राम भी बनाना है। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट करिए, नोट्स बनाइए, और फिर मैं आपको बताता हूं पांचवा, छठवां और सातवां पॉइंट। वो तीनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। पांचवें पॉइंट में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस F। और जो अगले पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग वो है फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f। फिर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। 3 पॉइंट है। तो मुख्य फोकस क्या है, इसके लिए मुझे वापस वही काम करना पड़ेगा, यानी उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा, और जितने पॉइंट्स आपने पहले पढ़ा हुआ है वो पॉइंट्स इसमें शो करना होगा। यहां बना देता हूं मैं अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। कुछ पॉइंट्स साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। यहां पर ध्रुव हुआ करता था, इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है, जिस गोले से ये काटा गया है उस गोले का, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो कि यहां पर केंद्र है, तो ये हुआ वक्रता केंद्र, ये हुआ दर्पण का ध्रुव। और अवतल दर्पण में भी यहां मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव हुआ, और फिर यहां पर उसका केंद्र C हुआ।
इसका केंद्र सी, वक्रता केंद्र। मुख्य फोकस कहते किसे हैं? तो जैसे ये मुख्य अक्ष है वैसे, ठीक वैसे ही, यानी उसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए ऐसे खींच रहा हूं जैसे मुख्य अक्ष सीधा है वैसा ही, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये परावर्तित होकर इधर चली गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे परावर्तन के बाद ये इस बिंदु से आई हो, तो ये हुआ दर्पण का मुख्य फोकस। यानी नहीं समझ में आया तो सुनिए ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी परावर्तन के बाद ये जो किरण लौट रही है ऐसा लग रहा है कि मुख्य अक्ष के इस बिंदु से वो लौट रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो इसमें पीछे कलर हो गया है, इसलिए ये प्रतीत हो रही है, क्योंकि प्रकाश की किरणें तो वास्तव में पीछे गई नहीं है, मुख्य अक्ष के समानांतर पहले प्रकाश की किरणों को लाइए, दोनों पर, उत्तल हो या अवतल हो, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लेकर आनी है, दोनों पर आया। इसका बिहेव ये होता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले क्लास में, कि ये अपसारी प्रकृति का होता है, यानी एक जगह इकट्ठा करता है, फैलाता नहीं है ये प्रकाश किरणों को, तो ये जो है वो नीचे लेकर आएगा, ये नीचे लेकर आएगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर तो दोनों में ही आ रही है प्रकाश की किरणें, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, तो ये ऊपर जा रही है, ये नीचे, दोनों में परावर्तन हो रहा है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है, यहां देखिए, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहां भी मुख्य फोकस, देखिए एक कंडीशन आपको अप्लाई करना होगा, वो कंडीशन ये है कि आपको समानांतर ही लाना है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो P और C दिख रहे हैं आपको दो पॉइंट, इन दोनों के बीच से ही मिलाना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमें बहुत ध्यान रखना होगा, तो यहां भी देख रहे हो P और C के बीच में से ही लेके जा रहा हूं मैं, तो कहीं से भी ये नहीं चली जाएंगे, ये बीच से ही होके जाती हैं, और ये बिंदु P और C के ठीक बीच में ही मुख्य फोकस बिंदु होता है। यहां भी लास्ट टाइम डेफिनेशन आप लिख सको इसलिए रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन सुन के और नोट्स आप बना सकते हो। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दोनों परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी दर्पण का मुख्य फोकस है क्या? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जो अगला पॉइंट है हमारा F का, मैंने आपसे कहा कि फोकस दूरी, वो बहुत आसान है। फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, और दूरी से नाम से ही पता चल रहा है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या हो रहा है फोकस दूरी में? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहां ब्रैकेट में मैं लिखते ही जा रहा हूं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और इस हेडिंग से रिलेटेड आखिरी टॉपिक होगा हमारा द्वारक, दर्पण का द्वारक। नाम से ही पता चलेगा आपको द्वारक मतलब क्या होता है, जिससे हम प्रवेश करें अंदर की तरफ। तो यहां क्या प्रवेश करेंगे? प्रकाश की किरणें। तो इस ऊपरी वाले पॉइंट पर m और नीचे m डैश लिख दीजिए, और ये जो दूरी है
जहां से प्रकाश इस दर्पण में प्रवेश करेगा और परावर्तन होगा, वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। यहां लिख दो आप m और यहां लिख दो m डैश, और यहां से यहां तक का भाग। अब इसके ऊपर से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो परावर्तन नहीं दिखाएगी ना, तो द्वारक से बाहर हो रहा है। यहां से कोई प्रकाश किरण जाएंगी तो परावर्तित कैसे होंगे, वो तो दर्पण से बाहर चला गया। तो दर्पण का वह भाग जिसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन प्रदर्शित करें, दर्पण का द्वारक है। यानी ये जो ऊपर वाला पॉइंट है और नीचे वाला पॉइंट है, ये पूरा लंबाई जो है ये दर्पण का द्वारक है। ये जो m और m डैश लेंथ है, इसी में प्रकाश ऐसे जाएगा तो फिर परावर्तित होगा। तो दर्पण का द्वारक है, यानी दर्पण का वह भाग जिसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन प्रदर्शित करें। दर्पण का वह भाग जिसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन प्रदर्शित करती हैं, परावर्तन प्रदर्शित करती हैं, द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है। m1 m2 भी लिखते हैं और m डैश भी लिखते हैं। तो ये दर्पण से संबंधित यानी गोलीय दर्पण से संबंधित 7 पॉइंट हुए हैं। इन 7 को ढंग से पढ़ के आप नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। आज की क्लास में आप लोगों ने समतल दर्पण, उसकी विशेषताएं पढ़ा। आपने ये सीखा कि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश को फैला देता है, जिसकी वजह से इसे अपसारी प्रकृति का कहते हैं। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, जिसकी वजह से इसे अभिसारी प्रकृति का कहते हैं। फिर इन गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे आपने पढ़ा दर्पण का ध्रुव P, आपने पढ़ा दर्पण की वक्रता केंद्र C, फिर आपने पढ़ा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फिर आपने पढ़ा मुख्य अक्ष। ऐसे 7 पॉइंट तो है ही इसमें। मुख्य अक्ष पढ़ने के बाद आपने मुख्य फोकस पढ़ा, फिर फोकस दूरी पढ़ा, और उसके बाद लास्ट में आपने दर्पण का द्वारक भी पढ़ा। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं। कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और क्लास पसंद आ रही है तो बच्चों को शेयर करिए, दूसरे बच्चों को जो आपके क्लासमेट्स हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। जितना साइंस आपके सिलेबस में है वो पूरा आपको दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन अगला टॉपिक। धन्यवाद।